हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। भैरवी मेंशन दोपहर का वक्त था। राजीव, चित्रांग, मृत्युंजय और ऋतिक एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे जब चित्रांग के ये कहने पर कि सब कुछ सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी को दुश्मनी को निभाने के लिए कोई और ना आए। ऋतिक सिर घुमाकर चित्रांग की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, जो भी बीच में आएगा हम उसे मार देंगे, चाहे वो पूरा खानदान ही क्यों ना हो। मृत्युंजय ऋतिक के पास सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन इतने लोगों को मारकर जो पाप करूंगा वो तो गंगा में डुबकी लगाने पर भी नहीं धुलेगा, इसलिए क्या आप उन लोगों को जाने दोगे? ऋतिक ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने कहा जब बात बात से ना हो बने तो मारपीट से बनानी पड़ती है, तो चलते हैं। राजीव, जो कि सामने की तरफ देख रहा था, वो आंखें बड़ी करते हुए मृत्युंजय से बोला, क्या अब ये होना जरूरी था? राजीव की हैरान भी नज़र को देखते हुए मृत्युंजय और बाकी सब लोगों के सामने की तरफ देखते हैं, जहां सुधांशु ने आधा गेट को तोड़ दिया था और भैरवी के चेहरे से बुरी तरीके से खून बह रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। ये देखकर मृत्युंजय आंखें बड़ी करते हुए बोला, मेरा साला सच में सठिया गया है। ऋतिक मृत्युंजय के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वो सठिया नहीं गया है, बल्कि बिल्कुल सही कर रहा है। बुढ़े को आप मर जाना चाहिए, काफ़ी जी गया। चित्रांग थोड़ी नाराजगी से ऋतिक की तरफ देखते, लोगों चाहे जैसे भी हो, हमारे रिश्तेदार इस तरीके से उनका अपमान करना अच्छा नहीं होगा। मृत्युंजय चित्रांग के बात पर घूर कर उसकी तरफ देखता है जब ऋतिक अपनी गाड़ी आगे की तरफ भगा देता है और दूसरे गेट के खुद को तोड़ते हुए उसकी गाड़ी आकर मेंशन के अंदर बने फाउंडेशन के बगल में रुकती है। मृत्युंजय, जो कि ऋतिक के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, उसके कंधे से थपथपा कर बोला, बहुत अच्छा। ऋतिक अपनी गन लोड करते हुए गाड़ी से बाहर जाते हुए बोला, जिन्हें खून खराबी से डर लगता है वो अंदर ही बैठा रहे मरने के लिए। राजीव ऋतिक के बात पर जल्दी से अपने गन लोड करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे डर नहीं लगता और मुझे मरना भी नहीं है, मुझे मेरे नाती पोते देखने हैं। चित्रांग भी अपने गन लोड करते हुए राजीव की बात सुनकर बोला, फिलहाल तो मुझे अपना खुद का बच्चा देखना है। इतना कहकर चित्रांग अपनी गन लोड कर लेता है। जब मृत्युंजय सामने की तरफ देखता है, ऋतिक से कहता है, शाला क्या करेगा? मृत्युंजय के सवाल पर ऋतिक अजीब नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सामने की तरफ इशारा कर बोला, आपका शाला है, मुझे क्या पता क्या करेगा? मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर गाड़ी से बाहर आकर चिल्लाते हुए सुधांशु, अरे सीधा मत मार देना, कानून को हाथ में मत लो। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ घूर कर देखते हुए अपने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर से आ रहे एक बॉडीगार्ड को शूट कर देता है। ये देखकर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए ऋतिक से कहता है, बचपन से जिन खिलौने से मैं खेलता हुआ आया हूँ, मेरा साला इस खिलौने को मुझे दिखाकर डरा रहा है, उसे जरा लाज शर्म करवाओ। ऋतिक सामने से आ रहे एक बॉडीगार्ड के सीने पर अपनी गन की गोली उतारते हुए मृत्युंजय की बात पर, आपके मुंह में चिंगम भरी है क्या? खुद जाकर बोलो। मृत्युंजय घुरकर ऋतिक की तरफ देखता है जब उन्हें मेंशन के अंदर गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब लोगों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। सुधांशु गोली चलने की आवाज़ सुन रुद्र की तरफ अपनी गन उछालते हुए बोला, इन लोगों को संभालिए। इतना कहकर सुधांशु भागते हुए मेंशन के अंदर जाने लगा जब ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं। जिन लोगों को देखते हुए सुधांशु अपने दांत पीसकर बोला, देखो, वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए या तो शराफत के साथ रास्ते से हट जाओ या फिर गोली खाकर मर जाओ। सुधांशु के बाद सुनकर एक साउथ इंडियन लड़का उसकी तरफ देखते बोला, तो जैसा पतली हड्डी हम लोगों को मारेगा? उसकी बात सुनकर सुधांशु एक घुसा उसके मुंह पर मार देता है, जिससे उसके नाक से और मुंह से खून बहने लगता है और अपने सिर को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है, जिसे देख सुधांशु अपने हाथ को झटकते हुए कहता है, ये पतली हड्डी जब पड़ती है ना, तब तुम जैसे लोगों को ढोलक की तरह बजाते हुए बैठ जाते हैं। ये देखकर सारे बॉडीगार्ड सुधांशु को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सुधांशु उन लोगों से भिड़ जाता है। सभी लोग बॉडीगार्ड से भिड़ चुके थे और रुद्रा आखिर में हवा में गोली चलाते हुए भैरवी के कनपट्टी पर गन रखकर बोला, अब किसी ने भी यहाँ पर तमाशा किया तो इस बुढ़े को मैं यहीं सुला दूंगा। उसके पीछे वाली गाड़ी से चार्ली धैर्य को लेकर बाहर उतारते हुए उसकी कनपट्टी पर भी गन रखकर बोला, बिल्कुल सही, और उसके साथ 1-in-1 के ऑफर में ये भी जाएगा, जिसे देखकर सारे बॉडीगार्ड रुक जाते हैं। मृत्युंजय से बॉडीगार्ड के रुकने के बाद रुद्र और चार्ली की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल तो हमें अंदर चलना चाहिए। जिसे सुनकर रुद्र भैरवी के कनपट्टी पर गन रखे उसकी तरफ देखते हुए, बड़े हरामी हो बेटा, बुढ़ापे में तुमको फायरिंग फाइटिंग का गेम देखना है? रुद्र की बात पर भैरवी तिरछा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता, मुस्कुरा नहीं वरना थप्पड़ गाल पर जड़ दूंगा। ये कहते हुए रुद्र चीख उठता है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, तो भैरवी ने अपने जैकेट के अंदर छुपाया हुआ चाकू अब जाकर निकालता है, जिसे उसने रुद्र के पेट में आर पार कर दिया था। भैरवी रुद्र को अपने सामने से हटकर एक लात उसके सीने पर मारता है, जिसे रुद्र पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट से बेतहाश खून बह रहा था, जिसे उसने कस कर पकड़ रखा था। भैरवी अपने लॉन्ग कुर्ते का ऊपर पहने जैकेट को निकाल कर फेंकते हुए रुद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, तू जैसे कुत्ते का पिल्ला मुझे मारेगा? चार्ली, ये देखकर धैर्य की कनपट्टी पर गन रखते हुए भैरवी से, अगर मेरे दोस्त को छुआ भी तो तेरे इस पोते को अभी भी जान से लटा दूंगा। जैसे सुनकर भैरवी के कदम रुक गए थे। ये देखकर चार्ली और कसकर धैर्य को पकड़ लेता है। धैर्य गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखता है।
धैर्य के गुस्से भरी नजर को खुद पर महसूस कर चार्ली उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर बोला, मुझे घूरना बंद कर वरना अभी सारी बुलेट तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। जिसे सुनकर भैरवी दर्द से तड़पते हुए रुद्र की तरफ देख उसके जख्म पर अपना पैर रखकर चाकू रुद्र के गले पर झुक कर रखते हुए बोला, ठीक है, मौत के बदले मौत है, तुम उसे चोट पहुंचाकर दिखाओ, मैं उसे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा दूंगा। जिसे देखकर मृत्युंजय सब लोगों को रोकते बोला, रुक जाओ। फिर भैरवी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, रुद्र को छोड़ दीजिए। भैरवी मृत्युंजय के बाद सुन अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लगा, जिससे लड़के ने तुम्हारी बीवी पर नजर डाली, वो तुम्हारे इतना प्यार हो गया। उसकी नीयत और सोच आपके पोते की तरह घटिया नहीं थी। अगर होती तो अनिरुद्ध के साथ वो भी उसी दिन ऊपर जा चुका होता। मृत्युंजय ने भैरवी के बात पर गुस्से में कहा, जिसे सुनकर भैरवी अपने जूते पर का भार रुद्र के सीने पर मजबूत करता है तो रुद्र दर्द से चीख उठता है। जिससे सुनकर भैरवी जंग जीतने वाली मुस्कान अपने होठों पर लेकर रुद्र से कहता है, दर्द हो रहा है। रुद्र भैरवी की मुस्कान देकर अपने दर्द को कंट्रोल करते नहीं, बल्कि आज यकीन हो रहा है कि जब सच में कोई पीठ पीछे छुरा भोंकता है तो बहुत दर्द होता है। जिसे सुनकर भैरवी अपने दांत पीसते हुए रुद्र से बोला, मौत के मुंह में लेटा है और तेरी जुबान बहुत चल रही है लड़के। ये कहते हुए रुद्र भैरवी के जख्म पर अपने जूते को रगड़ने, जिसे रुद्र दर्द से चीखने लगता है। जिसे सुनते हुए भैरवी चार्ली की तरफ देखकर कहता है, क्या कहते हो, तुम्हारे दोस्त को यही तड़पते हुए मार दूं या तुम छोड़ने वाले हो मेरे पोते को। ऋतिक भैरवी की बात सुनकर तेज कदम से धैर्य के पास आ उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा घसीट कर मारता है। जिस धैर्य के मुंह से एक और नाक से खून बहने लगता है। जिसे देखते हुए ऋतिक एक और जार मुक्का धैर्य के नाक पर मारता है। यह देखते हुए धैर्य खुद को ऋतिक की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते बोले, तुम पागल कहीं के, छोड़ो मुझे। जिसे सुनकर ऋतिक के धैर्य के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए भैरवी की तरफ गुस्से में देखकर, उसे छोड़ो वरना इसे यहीं मार दूंगा। खून के बदले खून का हाथाना, अभी इसे खून की नदियां बहा दूंगा। सुधांशु भैरवी के ध्यान को ऋतिक की तरफ देखते हुए दौड़ते हुए रुद्र के पास आकर भैरवी को धक्का देता है। जिसे भैरवी जमीन पर गिर जाता है। सुधांशु जल्दी से रुद्र को संभालते हुए पीछे कर, जिसे देखकर चार्ली भी धैर्य को ऋतिक के हवाले छोड़ देते हुए जाकर रुद्र को संभाल लेता है और अपने हाथ में लपेटा हुआ एक बड़ा सा पट्टा खोलकर रुद्र के जख्म पर कस कर बांध देता है ताकि खून और ज्यादा न बहे। चार्ली के जख्म पर पेट बांधने पर रुद्र दर्द से करा जाता है और उसकी आंखों के कोने से आंसू बहे। जिसे देखकर चार्ली रुद्र को संभाल कर सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। यह सुनकर रुद्र चार्ली को रोकते हुए बोला, नहीं, फलक को बचाओ। सुधांशु रुद्र की बात सुनकर थोड़े गुस्से में बोला, हम उन्हें बचा लेंगे, पहले तो आप तो ठीक हो जाओ। जहां पर शोभित की कार आकर रुकती है और गाड़ी से उतरने लगता है। जब पीछे बैठा ट्रियो जोर से भौंकता है। उसकी आवाज़ सुनकर शोभित थोड़ा हैरान होकर पीछे पलट कर देखता है। जब ट्रियो देख कर कहता है, तुम यहाँ क्या, ट्रियो को देख कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ट्रियो शोभित के सवाल पर भौंकते हुए अपना पूछ हिला देता है, जैसे कह रहा हो दरवाज़ा खोलो। जिसे समझते हुए शोभित गहरी सांस भरकर जल्दी से पीछे के दरवाजा खोलता है और ट्रियो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। शोभित की गाड़ी को देखकर सुधांशु चिल्लाते हुए, शोभित भाई, रुद्र जीजू को हॉस्पिटल जाना है। जिसे सुनकर शोभित दौड़ते हुए आकर रुद्र को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है। जिस पर रुद्र उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, मुझे फलक को बचाना है। सुधांशु रुद्र के जिद को देखते हुए गुस्से से बोला, पहले खुद को तो बचा लीजिए, उसके बाद दीदी को बचाने के बारे में सोचना। रुद्रा सुधांशु की बात पर उसकी तरफ दर्द भरी नज़र से देखने लगा। जब उसकी आंखों के सामने धुंधलापन सा छाने लगता है, वो बेहोशी के अंधेरे में गुम हो जाता है। रुद्र का बेहोश होता हुआ देख मृत्युंजय जल्दी से शोभित की तरफ देखकर उसे लेकर हॉस्पिटल जाओ। फिर चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, मैंने शेख से कहा है, अब सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ आ रहे हैं, तुम भी उसके साथ जाओ। चित्रांग मृत्युंजय की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, पर यहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं नहीं जाऊँगा। मृत्युंजय चित्रांग की बात पर अपने दांत पीसते हुए, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। जिसे सुनकर चित्रांग निराशा भरी नज़र से उसकी तरफ देखने के बाद जल्दी से शोभित के गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और शोभित रुद्र को लेकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और उनकी गाड़ी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय भैरवी के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़ कर उठाने लग। जब भैरवी अपने हाथ से पकड़ा चाकू मृत्युंजय के हाथ पर मारता है तो मृत्युंजय के हाथ से खून बहने लगता है। जिसे देखकर ट्रियो जाकर भैरवी के पैर को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। जिसे देखकर भैरवी डर जाता है। वहीं मृत्युंजय अपने हाथ से बाहर बह रहे खून को इग्नोर कर भैरवी के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, अब मौत नज़दीक है। इतना कहकर मृत्युंजय उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है तो एक गोली जाकर मृत्युंजय को कंधे को चीरते हुए लगती है। जिसे मृत्युंजय तुरंत भैरवी को छोड़ देता है और अपने बाजू को पकड़ कर उसे और देखता है जहां पर ओम फलक को पकड़ कर खड़ा हुआ था। जिसे देखकर मृत्युंजय का खून जल जाता है। सुधांशु फलक को ओम के कैद में देखकर गुस्से में चिल्लाकर, मेरी बहन को छोड़ो। सुधांशु का आवाज़ सुन ओम गुस्से से उसे घूरते हुए, तुम आ ही गए, क्या जादू किया है मेरी बेटी पर, या फिर सब उसके जायदाद को हड़पने के लिए।
ऋतिक ओम के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हुए धैर्य के कनपट्टी पर गन रखते हुए बोला, अगर उन लोगों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे इस इकलौते बेटे को मैं मौत के मुंह में जरूर सुला दूंगा। जिसे देखकर ओम फलक पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए ऋतिक से बोला, हाँ मुझे पता है तुम ये बिना किसी झिझक के कर सकते हो और मैं भी इसे जान से मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इन लोगों को छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे मार डालोगे, हम सबको मार डालोगे। इससे बेहतरीन यही होगा कि मरने से पहले सबको शमशान घाट की तरह शांत करके मरूं। ओम की बात सुनकर भैरवी मृत्युंजय को खुद से दूर धकेल ताली बजाते हुए ओम से बोला, बहुत अच्छे मेरे बेटे, बिल्कुल सही कहा तुमने, सबको मार डालो। मृत्युंजय भैरवी के बात पर उसे बुरी तरीके से घूरते बोला, हम मच्छर देखते हैं क्या तुम्हें जो सबको यूं मार देगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात को इग्नोर कर अपने कदम ओम की तरफ बढ़ाते हुए, मेरी बहन को छोड़िए। सुधांशु को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ओम फलक के कनपट्टी पर गन रखते हुए सुधांशु को धमकाते हुए, दूर रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो वरना मैं इसे मार दूंगा। सुधांशु ओम की धमकी को इग्नोर कर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए, मुझे मेरी बहन चाहिए, छोड़ो मेरी बहन को। ये देखते हुए ओम गोली सुधांशु के ऊपर चला देता है, जिस पर सुधांशु तुरंत साइड हो जाता है तो बुलेट उसके बाजू को हल्का सा छूते हुए गुजर जाती, जिसे इग्नोर करते हुए सुधांशु अपने कदम ओम की तरफ बढ़ाते हुए, मैंने कहा मेरी बहन को छोड़िए। ओम सुधांशु के निडर स्वभाव को देखते हुए फलक के हाथ पर गोली चला देता है, जिससे फलक दर्द से चीख उठते हैं। सुधांशु के कदम वहीं रुक जाते हैं। सुधांशु के रुक जाने पर ओम एक जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ, देखा मैंने कहा ना तुमसे रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी बहन को गोली मार दूंगा, रुक जाओ। यह देखकर मृत्युंजय अपनी गन भैरवी के माथे पर पॉइंट करते हुए ओम से बोला, फलक को छोड़िए। ओम मृत्युंजय की हरकत पर उसे बड़ी नफरत से देखते हुए बोले, मृत्युंजय तुम मर क्यों नहीं जाते। ओम की नफरत भरी आवाज़ को सुनकर मृत्युंजय अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, क्या करूँ चाचू, मौत है कि आती ही नहीं है, इसलिए सारा भैरवी खानदान मेरे हाथ से धीरे धीरे मर रहा है। जिसे सुनकर ओम अपना सिर नहीं में हिलाकर, बिल्कुल नहीं मृत्युंजय, जो तुमने आलोक और अनुरुद्ध के साथ किया, अगर मैं तुम्हें लगता होगा कि तुम यही मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ करोगे तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओम की बात सुनकर ऋतिक धैर्य को उसके सामने जमीन पर धकेल देता है और गोली सीधा उसके पैर पर चलाता है, जिससे धैर्य की चीख निकल जाती है। ऋतिक उसके दूसरे पैर पर भी गोली चलाता है तो धैर्य अपना हाथ दर्द में तड़पते हुए जमीन पर मारने लगता है। धैर्य की चीख को सुनकर ओम गुस्से में ऋतिक के ऊपर गोली चला देता है तो ऋतिक साइड होकर धैर्य के माथे पर गन रखते हुए ओम से कहता है, बहुत शौक है ना खून खराबे का, अब बेटे को मरते हुए देखो अपनी आंखों के सामने। ओम के ध्यान को ऋतिक की तरफ देकर मृत्युंजय फलक को आंखों के इशारे उसे धक्का देने के लिए कहता। फलक मृत्युंजय के इशारे को देखते हुए ओम को धक्का देती है, जिसमें ओम उसे पकड़ने के लिए लपकता है तो मृत्युंजय सीधा उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे ओम घबरा जाता है और नीचे बैठ तो गोली जाकर पिलर पर लगती है और फलक ओम की पकड़ से खुद को आजाद कर पाकर जल्दी से साइड होते हुए अपने हाथ को कसकर पकड़ ले। मृत्युंजय भैरवी को उसके कॉलर से पकड़ते हुए अपने कदम ओम की तरफ बढ़ाते हुए, क्यों मारा धोनी चाची को बताओ। ओम मृत्युंजय को अपनी मौत की तरह अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीछे खिसकते हुए, मुझे अपने मकसद के बीच कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं पसंद मृत्युंजय, और तुम्हारी प्यारी चाची मेरे मकसद के बीच में आर बन रही थी, इसलिए उसे हटाना पड़ा। ये कहते ओम मृत्युंजय पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय भैरवी को अपने सामने रखते हुए उसके पीछे खड़ा हो ओम से कहता है, चलाओ गोली चाचा, मैं भी देखता हूँ कौन सा बेटा अपने बाप को गोली मारता है। जिसे सुनकर ओम खड़ा हो अपने होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान लेकर बोला, तुमने वो कहावत सुनी होगी मृत्युंजय, ना बड़ा आप बड़ा ना भैया आप सबसे बड़ा रुपया। इतना कहते ओम दो गोलियां भैरवी के सीने पर चला दे और एक गोली उसके पैर पर, जिसके भैरवी घुटने का बल जमीन पर गिर जाता है तो ओम सीधा एक गोली मृत्युंजय पर चलाता है तो सामने कोई आ जाता है। ये देखकर मृत्युंजय की आंखें हैरानी से और वो भैरवी को छोड़कर जल्दी से ट्रियो जो कि रोते हुए जमीन पर लेट गया था, उसके पेट से खून बह रहा था क्योंकि गोली उसे लगी थी, उसे पकड़ लेता है। ट्रियो की सांसें तेज चल रही थी और वो जोर जोर से हाँफते हुए अपनी आंखें के पलके झपका रहा था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ओम के ऊपर गोली चला देता है जो सीधा ओम के सीने पर लगता है, लेकिन वो गिरते गिरते अपनी गन में बची एक और गोली मृत्युंजय के ऊपर चलाता है जो सीधा मृत्युंजय के सीने पर आकर मृत्युंजय सीने पर गोली लगना पर सीने को पकड़ते हुए वहीं ट्रियो के बगल में गिर जाता है। तो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं, उस तरफ भागते हैं। सुधांशु मृत्युंजय की हालत देखकर दौड़ते हुए आकर उसे संभालते, जीजू। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ अपनी बंद होती आंखों को देखते हुए, माँ को बचा। ये कहते हुए मृत्युंजय की आंखें बंद हो जाती है, जिसे देख सभी लोग डर जाते हैं। जिसे देखकर राजीव जल्दी से मृत्युंजय को उठाते हुए सुधांशु से कहता है, तुम जाकर आंटी को देख। ऋतिक राजीव को मृत्युंजय को उठाने का मदद कर उसे लेकर गाड़ी की तरफ भागता है और चार्ली जल्दी से ट्रियो को उठा लेता है। फलक और सुधांशु जल्दी से अंदर जाते हैं। वहाँ पर शेख और सारे बॉडीगार्ड्स के साथ अनमोल और विकल्प भी आ चुके थे। सुधांशु फलक के हाथ से निकल रहे खून को देखते उसके बाजू को अपने रुमाल से कसकर बांधते हुए, आप ठीक हो।
फलक सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उसके ऊपर की तरफ इशारा करके बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी माँ ऊपर वाले फ्लोर पर है। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला भागता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है कोई इसके सीने पर बहुत जोर से लात जिसे सुधांशु वहां पर लगी रेलिंग से भिड़ते हुए आकर सीधा नीचे गिरता है और उसकी चीख पूरे मेंशन में गूंज उठती है। नीचे पीछे बड़े से सोफे पर गिरता है तो सुधांशु के सिर पर पीछे से सोफे के सिरहाने में लगती है और वो सोफे से उछलकर सीधा मुंह के बल सामने कारपेट पर गिरता है, जिससे उसके माथे और चेहरे पर लगती है और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उसके सिर के पीछे से बुरी तरीके से खून बह रहा था। सुधांशु ऑन द स्पॉट बेहोश हो चुका था। फलक जो कि दौड़ते हुए ऊपर की तरफ सुधांशु के पीछे आ रही थी, सुधांशु को नीचे गिरता हुआ देख जोर से चीखती है। सुधांशु, विकल्प, अनमोल और बॉडीगार्ड जो कि अंदर आ रहे थे सुधांशु को गिरता हुआ देखते तो विकल्प दौड़ते हुए सुधांशु का आकर संभाल लेता है, जो कि खून से लथपथ था। उसकी पूरी शेरवानी खून से भीग चुकी थी। विकल्प सुधांशु के हालत को देखते हुए कांपते हुए बोले, ये क्या हुआ? ये कहते हुए विकल्प की आंखें के आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर अनमोल शेख की तरफ देखते हुए कहता है, जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल चलो। बॉडीगार्ड्स और शेख और जल्दी से दौड़ते हुए आकर सुधांशु को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर मेंशन की तरफ बाहर भागते हैं। उसके साथ विकल्प भी दौड़ते हुए पीछे चला जाता है। अनमोल उन लोगों के जाने के बाद जल्दी से फलक के पास आता है, जो कि बहुत भूत बने खड़ी हुई थी, जिसके कंधे पर हाथ रखते हुए अनमोल कहता है, फलक। अनमोल के कंधे पर हाथ रखना फलक अपने सेंस में आते हुए अनमोल की तरफ देखकर रोते हुए, मेरा भाई। अनमोल फलक के रोने पर उसे चुप करवाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आंटी कहाँ है? जिसे सुनकर फलक रोते ऊपर की तरफ इशारा करके बोली, बड़ी माँ को ऊपर वाले फ्लोर पर रखा गया है, उन्हीं को लेने जा रहा था तो पता नहीं कैसे गिर गया। ये कहते हुए फलक बुरी तरीके से रो रहे थे, जिसे देखकर अनमोल उसके कंधे पर थपथपाया, तुम शांत हो जाओ, मैं आंटी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर अनमोल दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है और अपने गन को हाथ में पकड़ते हुए अलर्ट होकर साइड में खड़ा हो कमरे के दरवाजे का नॉट घुमाता है और दरवाजा खोलता है तो कोई फिर से अपना पैर मारने के लिए सामने करता है, जिसे अनमोल एक कदम से उसके पैर को पकड़ कर सामने की तरफ खींचता है और उसके माथे पर गन रखते हुए कहता है, कौन हो तुम? ये कहते हुए अनमोल की नज़र उस आदमी के चेहरे पर, जिसे देखकर अनमोल की आंखें छूट कुणाल को अपने सामने देखकर अनमोल उसके बाल को पकड़कर अपनी गन के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर मारता है, जिससे कुणाल वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुणाल के बेहोश होने के बाद अनमोल उसे वहीं पर फेंक कर कमरे के अंदर आता है और नीरू बेहोश बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिसे देखकर अनमोल जल्दी से नीरू के पास आकर जग में परा पानी उठा उसके चेहरे पर छींटे मारते उसके गाल को थपथप, आंटी आंटी आंखें खोलिए। अनमोल के गाल को थपथपाने पर नीरू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते अपने सिर पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर अनमोल उन्हें आराम से उठाकर बैठाते हुए कहता, आप ठीक हो? नीरू अपने सिर पर हाथ रख अपना सिर हिला देती है और एकदम से अनमोल की तरफ देखते हुए कहती है, फलक फलक कहाँ है बेटा? अनमोल नीरू की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हो ना? नीरू अपना सिर हिला देती है और जब सारे बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नीरू घबरा जाती है, तो अनमोल उसे शांत करवाते हुए, आपकी घबराने की जरूरत नहीं है, सब मेरे आदमी है। इतना कहने के बाद अनमोल उनकी तरफ देख कुणाल की तरफ इशारा कर देता है, तो बॉडीगार्ड्स कुणाल को उठाकर वहां से ले जाते हैं। कुणाल को ले जाने के बाद अनमोल नीरू की तरफ देख, आंटी अब हम यहाँ से चलना चाहिए, जगह सुरक्षित नहीं है। नीरू अनमोल की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ सुधांशु कहाँ है? रुद्र, चार्ली, वो लोग कहाँ है? अनमोल नीरू के सवाल पर सब कुछ चुप रहकर बोला, सब लोग बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सीधा सारंग बिल्ला लेकर चल रहा हूँ, सब वहीं पर चलिए। नीरू अनमोल की बात पर अपना सिर हिला देती है तो अनमोल नीरू को लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। नीचे फलक परेशान से घूम रहे थे, जिसे देखते हुए अनमोल नीरू की आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, आंटी सॉरी, लेकिन प्लीज़ ये जगह आपके देखने लायक नहीं है। नीरू अनमोल की आंखों पर हाथ रखने पर रख देती है, लेकिन मैं चलूँगी कैसे? अनमोल रुमाल निकालकर नीरू की आंखों के बांध देते हैं और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, मैं आपको ले चलता हूँ। इतना कहकर अनमोल नीरू को लेकर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है और फलक को देखकर बाहर की तरफ चलने का इशारा कर देता है, तो फलक अनमोल के इशारे पर घबराहट में अपना सिर हिला देती है और वो लोग वहाँ से नीरू को लेकर सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।